Hello students, I hope all of you are fit and fine in these tough times and your family members are also in good spirits and good health. तो आज हमें मौका मिला है इस पेज पे लाइव होने का। सराउंडिंग्स में शांति है थोड़ी अभी फिलहाल, इस टाइम पे नॉर्मली पिछले कुछ दिनों से नहीं है, बट एक दो दिन में हो जाएगी। आज का जो लेक्चर है वो होम रूल मूवमेंट पे है। आज का लेक्चर बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन होम रूल मूवमेंट की जो स्टडी है ये आपके गैप्स को फिल कर देगी। जो ये इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़े से गैप्स आ रहे हैं उनको फिल कर देगी। एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर यू वुड बी एबल टू फुली अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दैट इज योर गांधीयन एरा। तो अगले लेक्चर से गांधी जी आ जाएंगे हमारी क्लास में, और फिर उसके बाद ज़्यादा देर नहीं लगती है देश को आज़ाद होने में। एंड सून दिस विल बी कंप्लीट। जब मैं कहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, तो एक बैच ऐसा है GS1 2020 जो पहली बार कर रहा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वो रिवीजन उनके लिए होता है जिनका पहले मॉडर्न हिस्ट्री जिनकी हो रखी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन इट। एंड रवि सर ने वीडियोस भेजना शुरू कर दिया है। इवनिंग बैचेस का CSAT रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट GS1 2020, बाकी बैचेस की बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग का लगा करता था 8 से 9:30, आपको पता ही है। अगर किसी का उसमें भी स्किप हुआ है, कोई नींद की वजह से नहीं लगा पाया है या वॉट एवर, आप अब इन वीडियोस के थ्रू CSAT को भी कंप्लीट कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट एज फार एज IAS इज कंसर्न इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जितने मार्क्स चाहिए आप ले लेते हो, लेकिन बट स्टिल यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इट, ये याद रखिएगा। बाकी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ओल्ड बैचेस जो बच्चे इस बार अपीयर हो रहे हैं, जो बच्चे इस बार 2020 में प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, कब होगा प्रीलिम्स अभी पता नहीं है, बट टेंटेटिवली ठीक है अगस्त में होगा। बट डोंट लूज होप, अपनी होप मत खोइए, लगे रहिए और कॉन्फिडेंस मत खोइए। हमें देख लीजिए, हम भी लगे हुए हैं पता नहीं कब जाके अभी इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे। सो मेनी क्लासरूम्स आर लाइंग वेकेंट, so many people are dependent upon them, but still होप नहीं छोड़नी है। ये कोरोना हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, इसे डिफीट कर दिया जाएगा। तो आपने अपनी होप्स को नहीं खोना है, लगे रहना है। दिस इज अ फेज विच यू आर वॉचिंग, एंड दिस फेज यू विल रिमेंबर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। याद रहेगा, याद कर करके हंसा करेंगे कभी। और थोड़ा फॉलो भी कर लीजिए कि ये बुश मीट वगैरह क्या होता है, बुश मीट लॉज एंड ऑल, और कौन कौन से वायरसेस हैं जो बुश मीट को एट्रीब्यूट किए गए हैं कि ये वहां से आए हैं। थोड़ा HIV की हिस्ट्री भी देख लीजिएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा कि उसका भी एक रिलेशन वहां पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो कब आया, उस समय इंटरनेशनल कंडीशंस क्या थी, क्या इम्पैक्ट्स हुए, वो सब थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए, बिकॉज दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी नेसेसरी। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच अ बिग एग्जाम where understanding matters a lot. Anyways, now I think I'm clearly audible, visible to you people. Let me check that. Okay. So today we'll study home rule movement. देखिए, ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही आया। होम रूल का मतलब है सेल्फ रूल को एस्टेब्लिश कर देना। ये आयरलैंड आयरिश होम रूल लीग से शुरू होता है। अलग अलग इलाके इसको सीखते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे होम रूल की डेफिनेशन सेम नहीं है। भारत के केस में जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है, भारत के केस में होम रूल का मतलब वही है जो सेल्फ रूल का है। होम रूल का मतलब वही है जो स्वराज का है।
मतलब डोमिनियन स्टेटस, मतलब अपनी एक कॉलोनी को इतना का सेल्फ रूल दे देना कि वो कंट्रोल से बाहर भी ना जाए और वो अपने बहुत सारे मैटर्स को एडमिनिस्टर भी कर ले। भारत के केस में जो पहले से चली आ रही स्वराज की डिमांड थी, वो अब से होम रूल मूवमेंट आने के बाद से, होम रूल का कॉन्सेप्ट आने के बाद से जो है वो होम रूल के डेफिनेशन में सम्मिलित हो जाती है। होम रूल मूवमेंट आती है तो आगे होम रूल लीग्स बनती है भारत में। ये मूवमेंट क्यों आती है, ये लीग्स का पर्पस क्या रहता है, वो सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। देखिए 1915 तक, रादर 14 तक, जब तक तिलक साहब जेल से छूट के मांडले की जेल से वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो थी, वो अपने एक पैसिव, एक डोरमेंट दौर से गुजरती है। और उसी समय सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी आते हैं, उसी समय मुस्लिम लीग भी एक्टिवेट होती है और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं। 1914 में तिलक साहब जेल से वापस आते हैं, फिर मिसेस एनी बेसेंट के एफर्ट्स के साथ उन्हें फिर से कांग्रेस में लिया जाता है और अब एक नई स्ट्रगल शुरू हो जाती है, वो एक नया चैलेंज शुरू हो जाता है। वो चैलेंज क्या है, वो चैलेंज है कि एक तो एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स को क्लोज लेके आना और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स को क्लोज लेके आना और दूसरा लीग और कांग्रेस को क्लोज लेके आना। अब ये जो ईयर्स थे, इन ईयर्स में वॉर भी चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रही थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 को लेके अलग अलग ओपिनियंस थे देश में। देश के कुछ लीडर्स इसे पॉजिटिवली ले रहे थे कि हाँ जी, अंग्रेजों को वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ना चाहिए और इंडियंस को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, जबकि कुछ दूसरे इंडियंस अपने अपने कारणों की वजह से इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसको लेके लीडरशिप भी बंटी हुई थी। फिर स्वराज का कॉन्सेप्ट जो है, स्वराज के लिए स्ट्रगल जो है, वो भी थोड़ी सी डोरमेंट हो रखी थी। अब वो डोरमेंट ना हो, उसमें एक बार फिर से एक नई एनर्जी फूंक दी जाए। वो एनर्जी फूंकने के लिए होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होती है। होम रूल मूवमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स रखती है। जरा देखें कि कारण क्या थे, रीजंस क्या थे उस समय कि ऐसी एक मूवमेंट चाहिए थी। लेट अस सी द रीजंस फर्स्ट। जैसे एक रीजन है, आई कैन से ब्लैक से ही लिख देता हूं, पीपल वर, या यूं कह लीजिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेनी पीपल in India were not happy because of British economic and political policies. So there was a resentment. लोग खुश नहीं थे, किसान खुश नहीं थे कि हमारे लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। मजदूर खुश नहीं थे, बिजनेसमैन खुश नहीं थे, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे चल रही थी। यहां तक रही बात पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स डिवाइड एंड रूल के रूप में चल रही थी। तो बहुत से लोगों में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज को लेके नाराजगी थी कि कुछ स्पेशल क्यों नहीं किया जा रहा और हम स्वराज चाहते हैं, स्वराज की तरफ क्यों कदम नहीं बढ़ाए जा रहे। एक कारण ये था, नोट कर लीजिए। दूसरा रीजन था, मैनी इंडियंस वर नॉट हैप्पी
बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन वॉर। बहुत से लोग इस वजह से भी खुश नहीं थे कि अंग्रेज जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके फिर से दो कारण बनते हैं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है? सबको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है उस तरफ से? मनप्रीत कौर जी, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए बेटा, आते हैं एनी बेसेंट जी पे। अभी मैंने कहा एनी बेसेंट की इतनी बात करी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैनी इंडियंस वर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन वॉर। क्या कारण थे इसके? कुछ लोगों को लगता था कि जो रिसोर्सेज हैं इसमें इंडियन रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, इंडियन रिसोर्सेज used for British purposes। उनको ऐसा लगता था। Hence for them they felt it was a dacoity on their pocket, कि ये हमारी जेब पे डाका है। जो पैसे हमारी भलाई के लिए यूज होने चाहिए, जो हमारे लिए अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए यूज होने चाहिए, वो पैसे अंग्रेज लड़ाई में लगा रहे हैं। ये एक कारण था लड़ाई के खिलाफ रिजेंटमेंट का, हेट्रेड का। दूसरा कारण था मुस्लिम ब्रेदरन का, मुसलमान भाइयों का। इस लड़ाई में ब्रिटिश वर फाइटिंग अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर माने टर्की, एंड दैट वाज द सीट ऑफ मुस्लिम कैलीफ, खलीफा। उनको यह लगता था कि खलीफा और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़के अंग्रेज जो शो कर रहे हैं वो एक एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट है। हेंस दिस वॉर शुड नॉट बी सपोर्टेड बाय इंडियंस। दूसरा कारण इसका जो है मैं यहीं पे लिख देता हूं, आई थिंक इट इज विजिबल। रिजेंटमेंट अमंग Muslims due to war against Ottoman Empire। ये मैंने बता दिया, ये टर्की वॉज द सीट ऑफ द कैलीफ, खलीफा, द हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इसीलिए उनको क्या लगता है कि ये वॉर हमारे सेंटिमेंट के खिलाफ लड़ी जा रही है। नोट कर लीजिए। डन हो गया? ये तो हो गए वो कारण जो अगेंस्ट थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट नाराजगी की वजह से। अब कुछ पॉजिटिव मोटिवेशंस देखते हैं। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट was coming on rise। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट राइज पे आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्या कारण थे इसके? पहला कारण था कमिंग बैक ऑफ तिलक। तिलक का वापस आना इन 1914 एंड री एंट्री इनटू कांग्रेस इन 1915। कांग्रेस 1915 आते आते कांग्रेस में तिलक साहब वापस आ चुके थे, जिसने एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी से भर दिया था किसको? देश के लोगों को। इसके साथ साथ
मोटिवेशन फ्रॉम गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट, देखिए गदर एक न्यूज़पेपर, एक ऑर्गेनाइजेशन बनके सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से शुरू हुआ था, जिसकी डिटेल्ड स्टडी हम बाद में करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, और जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है पंजाब सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। लगभग इसका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है वहाँ पे। और ये एक अखबार शुरू किया लाला हरदयाल ने, गदर अंग्रेजी राज का दुश्मन, और उनके कई साथी बने, सोन सिंह भकना बने, करतार सिंह सराभा भी इसी मूवमेंट से रिलेटेड हैं। बाद में 1915 में प्लान किया गया, फरवरी 1915 में, कि किस प्रकार से वॉर ईयर्स में, वॉर के दिनों में अंग्रेजों के खिलाफ एक म्यूटिनी खड़ी की जाएगी, अंग्रेजी फौज में एक म्यूटिनी करी जाएगी। और लेकिन वही भारत की पुरानी प्रॉब्लम, गद्दारों की वजह से ये नहीं हो पाया। बट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को एक नई एनर्जी गदर मूवमेंट ने प्रदान कर दी। इसका एक फेमस इंसिडेंट है जो कि हम टुवर्ड्स द एंड पढ़ते हैं, दैट इज कामागाटा मारू इंसिडेंट। कैसे बाबा गुरदित सिंह जी हैं, एक कामागाटा मारू नाम का शिप लेके एंट्री करने की कोशिश करते हैं, और क्या उनके साथ होता है और किस प्रकार से बजबज पोर्ट कोलकाता, वहाँ पे उनके ऊपर, इंडियंस के ऊपर तशद्दुद शुरू होता है और इन लोगों को एंटर नहीं करने दिया जाता, और किस प्रकार से ये एक नेशनलिस्ट अपहीवल का कारण बनता है। तो ये एक कारण और रहा। इसके बिना, ये आप नोट कर लीजिए, ज्यादा नीचे नहीं लिखूंगा, इसके साथ साथ 1915 से ही जो कोशिशें शुरू हो गई थी, कमिंग क्लोजर, यू लिख लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लोजनेस, क्लोजर रिलेशंस बिटवीन moderates and extremists अगेन, जिससे बहुत सारे जो लोग आपस में बटे हुए थे, दोनों के फॉलोअर्स, उनके वाले उनके साथ थे, उनके वाले उनके साथ थे, वो सब इकट्ठे आ जाते हैं और एक मकसद के लिए, लड़ाई करने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ खड़ी हो जाती है। ये भी एक कारण बना। इसके बाद क्लोजर या क्लोजर रिलेशंस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस जमाने में हमने देखा कि किस प्रकार से 1915 में कोशिशें शुरू हो गई दोनों को क्लोज लाने की, जिसमें एनी बेसेंट बहुत कोशिश करती हैं, बाल गंगाधर तिलक बहुत कोशिश करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना बहुत कोशिश करते हैं, और 1916 में एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम देखते हैं क्या होता है, लखनऊ पैक्ट साइन होता है। लखनऊ में एक जॉइंट सेशन होता है मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का। तो ये मेन कारण बनते हैं for the rise of nationalist sentiment in India, and for due to which a movement was needed. That movement was not coming directly in the form of Congress now because of a divide between the leaders on the issue of the war. Hence, another movement was started to cover that up. उसको cover up करने के लिए, I think आपको समझ में आया मैंने क्या कहा, कि लीडर्स के बीच में जो ब्रिटिश को सपोर्ट करने के ऊपर वॉर के क्वेश्चन को लेके कांग्रेसी लीडर्स के बीच में जो एक डिवाइड था, कुछ कह रहे थे कि हमें सपोर्ट करना चाहिए वॉर को, कुछ कह रहे थे इंडिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए वॉर को। तो ये जो डिवाइड था, इसकी वजह से एक स्ट्रगल खड़ी नहीं हो पा रही थी भारत में, और वो स्ट्रगल अब खड़ी करनी चाहिए थी क्योंकि एक पब्लिक डिमांड खड़ी हो रही थी स्ट्रगल की। तो वो स्ट्रगल जो है कांग्रेस के थ्रू डायरेक्टली ना आके वही कांग्रेसी लोग, वही लीग के लोग किसके थ्रू खड़ी करते हैं वो मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट बना के। अब any doubt still here?
ऑल क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब होम रूल मूवमेंट भारत में एस्टेब्लिश होती है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है टू अचीव सेल्फ रूल, भारत में स्वराज लेके आना है, भारत में स्वराज लेके आना है। फिर टू एस्टैब्लिश और नेशनल लेवल एजिटेशन थ्रू political education and awareness of the masses। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आज भी देखते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं। आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबडी, प्लीज डोंट फील सो, लेकिन ये एक फैक्ट है कि बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, बट अल्टीमेटली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इश्यूज। Ultimately it becomes very difficult for them to understand the constitution and the values contained in that, and sometimes they end up being so educated, they end up commenting wrongly upon our constitution and they criticize, although criticism is backbone of democracy, criticism is required in a democracy, but that criticism should take place through a proper process. That criticism should always happen very politely, as it happens in our parliament, and it should rather be based upon a strong critical analysis. Rather it should be a critical analysis, not a criticism only, and it should be based upon correct kind of knowledge. तो हम देखते हैं कई बार बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि दे आर एजुकेटेड बट दे आर नॉट पोलिटिकली एजुकेटेड। अब डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल एजुकेशन क्या है, ये कहां से आती है, ये कहां से आ सकती है? इसके बड़े सारे सोर्सेज हैं। ये अखबार से आ सकती है, ये बड़ों से बात करने से आ सकती है, ये साथियों से डिस्कस करने से आ सकती है जिनको पता है, ये तो रामायण महाभारत से आ सकती है, धर्मशास्त्रों से आ सकती है, ये तो कुरान हदीस से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। इसके बड़े लंबे चौड़े सोर्सेज हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बट इफ डेमोक्रेसी में सारे लोग जो हैं वो सारे करप्ट हैं, लोग ही करप्ट हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वुड बी एस्टैब्लिश्ड? हेंस डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड अपॉन सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ धर्मा। वो एक अलग निकल गई। अब धर्म का नाम यहाँ मतलब यहाँ पे रिलीजन से नहीं है, यहाँ से कोड ऑफ कंडक्ट पे है, जस्टिस पे से है। तो वो एक अलग डिस्कशन निकल गई जो कि एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में चली जाती है, डायलेमास को लेके, एथिक्स, इंटीग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज को लेके। तो यहाँ पे हम उसे नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर एक एजिटेशन चाहिए देश में, डिमांड्स आपको करनी है, तो पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ डिमांड इज द करेक्ट डिमांड। नाउ पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो लोगों को देने के लिए उनको देके एक नेशनल लेवल पे एजिटेशन खड़ा करने का फैसला यहाँ पे होता है। इसको एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम रूल मूवमेंट इंक्लूड किया जाता है। अब कैसे करते हैं, कैसे करेंगे इसको? देखिए, एक तो होम रूल लीग्स जो बनती हैं, इसके बाद वो भारत में जगह जगह पे अलग अलग शहरों में रीडिंग रूम्स बनाते हैं, लाइब्रेरीज बनाते हैं, और वहाँ अखबारों का, जर्नल्स का, किताबों का पूरा प्रबंध किया जाता है। अलग अलग होम रूल मूवमेंट्स जो लीग्स जो बनती हैं भारत में दो तरह की, वो अपने अपने अखबार और जर्नल्स चलाती हैं। जैसे तिलक साहब केसरी एंड मराठा चलाते हैं, एनी बेसेंट जी जो हैं वो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ चलाती हैं। तो इस प्रकार से विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाता है
और उनको प्रॉपर प्रबंध करके दिया जाता है कि अगर पढ़ना भी है तो कहाँ बैठ के पढ़ना है, उनको रीडिंग रूम और लाइब्रेरी तक दिया जाता है। ये पूरी कोशिश जो है लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड करती है होम रूल मूवमेंट। नाउ इसके बाद टू जनरेट कॉन्फिडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश सप्रेशन, ये बता दिया जाता है कि ब्रिटिश सप्रेस करेंगे आपके विचारों को, लेकिन आपको उन्हें छोड़ना नहीं है। ये जितनी चीजें हैं ये आगे चल के नेशनलिस्ट मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया वो एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रदान करती है। और आगे जाके जब गांधी जी बहुत बड़े लेवल पे एजिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको कभी रॉ मटेरियल की कमी नहीं आती है, उनको कभी कैडर्स की कमी नहीं आती है, उनको लोग फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं उनके साथ मिलके। तो अगला है टू एस्टैब्लिश अ मूवमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द आइडियाज ऑफ कांग्रेस। ये कभी भी कांग्रेस के आइडियाज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगी, ये भी कहा जाता है। चाहे वो मॉडरेट्स आइडियाज हैं तो ठीक है, वहां से मेंडिकेंसी लेंगे, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज हैं वहां से वेलर लेंगे, लेकिन हथियार भी नहीं उठाएंगे। इनका मेथड जो था वो वही पैसिव रेजिस्टेंस का ही था। इन्होंने कभी इस बात को नहीं किया कि होम रूल लीग्स जो हैं वो हथियार उठा के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगी। तो इन्होंने बोला कि होम रूल मूवमेंट के आधार में ऑब्जेक्टिव में ये भी लिखा गया कि एक एजिटेशन हमने खड़ा करना है, लेकिन ये जो एजिटेशन है वो कांग्रेस के फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स जो हैं उनके मुखालफत में नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगला ऑब्जेक्टिव जो था वो इनका था टू डिमांड मोर रिप्रेजेंटेशन in the councils, legislative councils for Indians, more in the councils for Indians। भारतीयों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी बात है। ज्यादा लोग जाके भारत के सेंटिमेंट को वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे और ये स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का एक आधार बनेगा। ये 5 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वो होम रूल मूवमेंट अपने रखती है। आगे चलते हैं। अब जब होम रूल मूवमेंट एस्टैब्लिश होती है तो 2 होम रूल लीग्स बनती है। एक बनती है होम रूल लीग, 2 बनती हैं। एक बनी तिलक साहब की, तिलक साहब ने बनाई, बीजी तिलक ने, और दूसरी बनाई मिसेस एनी बेसेंट ने, मिसेस एनी बेसेंट ने। अब जो तिलक साहब बनाते हैं इसे इंडियन होम रूल लीग भी कहा जाता है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और तिलक साहब कन्फाइन करते हैं अपनी एक्टिविटी को इन महाराष्ट्र, सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस जो आजकल मध्य प्रदेश कहलाता है, बिरार रीजन तक, कि इस इलाके में इनकी होम रूल मूवमेंट काम करेगी। हेडक्वार्टर्स कहां बनाते हैं? पूना में इसके हेडक्वार्टर्स बनते हैं। बाद में इनका एक विंग बॉम्बे में भी बनता है और जगह पे भी बनता है। जो बॉम्बे में बनता है
उसको कुछ समय के लिए मोहम्मद अली जिन्ना भी हेड करते हैं। वहाँ पे एक अकेले बॉम्बे में कुछ मूवमेंट, एनी बेसेंट भी वहाँ पे बॉम्बे में बाद में पहुँचती हैं। एक बिल्डिंग है शांताराम चौल, वहाँ पे इनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। मतलब नथिंग टू डू विद योर एग्जाम, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट आई टोल्ड यू दैट। तो पूना में हेडक्वार्टर्स बनते हैं और तिलक साहब अपने आइडियाज को फैलाते हैं, प्रोफेस करते हैं थ्रू हिज न्यूज़पेपर्स महाराष्ट्र एंड केसरी। कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे चलूं। तिलक साहब एक और डिमांड भी रखते हैं। उनका मानना है कि वो स्वराज और एजुकेशन को और क्लोजली रिलेट करते हैं। तो कहते हैं कि एजुकेशन, ये उनकी डिमांड रखी जाती है, शुड ऑल्सो बी गिवन इन वर्नेकुलर लैंग्वेजेस and there should be linguistic states जो बनाई जानी चाहिए वो लैंग्वेज के आधार पर बना देनी चाहिए, और वर्नेकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस में भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये तिलक साहब वन ऑफ द डिमांड्स ये भी रखते हैं। बाकी जो डिमांड्स हैं होम रूल मूवमेंट की वो तो है ही है। तिलक साहब वाली होम रूल लीग में ये एक डिमांड भी है। डन। नाउ कमिंग टू द अदर साइड, मिसेस एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ऐसी एक लीग एस्टेब्लिश करने वाली हैं। ये कोशिशें, ये बातें 1915 से ही शुरू हो जाती हैं और तिलक साहब ये कब एस्टेब्लिश करते हैं? अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट करती हैं सितंबर 1916 में। उनके अखबार न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ होम रूल लीग बनने से पहले ही इन आइडियाज का प्रचार शुरू कर देते हैं। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट होम रूल लीग बनाती हैं और ये इनकी जो होम रूल लीग है तिलक साहब के एरिया को छोड़ के मतलब कहां पे काम करेगी? रेस्ट ऑफ इंडिया में। जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए, ऑब्जेक्टिव्स वही हैं। सिंस एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से ताल्लुक रखती थी और वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही और उनके साथ बहुत सारे लोगों का पॉलिटिकल सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था कांग्रेस की वजह से। लेकिन इससे भी पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, इससे भी पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी और थियोसॉफिकल मूवमेंट और थियोसॉफी की वजह से बहुत सारे भारतीयों का, खासकर हिंदुओं का एक सेंटिमेंट, एक इमोशन एनी बेसेंट के साथ जुड़ा हुआ था और वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू। थियोसॉफिकल मूवमेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से एनी बेसेंट भी भारत से जुड़ी हुई थी। अब जब कोई लीडर नहीं था उस समय एनी बेसेंट ने इस मूवमेंट को और इस कांग्रेस को संभाला, इसीलिए पीपल रेस्पेक्टेड हर एंड स्टिल दे डू एंड दे शुड। एनी बेसेंट के बिना बहुत सारे और विदेशी भी हैं, जैसे CF एंड्रयूज हैं, हम पहले उनकी बात कर चुके हैं, हेनरी विवियन डिरोजियो हैं और बहुत सारे हैं जो भारत के इस फ्रीडम स्ट्रगल के साथ संबंध रखते हैं।
तो सिर्फ विदेशी हो जाना एंटी नेशनल है ऐसा कहना भी गलत है, या किसी विदेशी का हमारे देश में की ग्रोथ में क्यों इंटरेस्ट है ऐसा सोचना भी गलत है। अब ये एग्जाम्पल हमारे सामने आ गई, वो अटैचमेंट कहां से बनी? देयर इज अ लिंक, दैट लिंक इज थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, आराम से स्टडी कर चुके हैं। तो इस वजह से अब जितने लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे वो आके एनी बेसेंट की होम रूल लीग से भी जुड़ने लगे और एक बड़ा बेस खड़ा हो जाता है। तिलक साहब से तो लोग पहले से कांग्रेसी एक्सट्रीमिज्म की वजह से जुड़े हुए थे। तिलक साहब से गणपति पब्लिक फेस्टिवल जो होता है, जो कि उनको जोसेफ बप्तिस्ता ने सलाह दी थी कि हम ऐसा कर सकते हैं, और जो स्वराज इज माई बर्थ राइट भी उन्होंने डिजाइन किया था, जो को प्रचलित तिलक साहब ने किया बहुत ज्यादा। वो सब स्वराज इज माई बर्थ राइट, गणपति फेस्टिवल, वो एक्सट्रीमिज्म, उन सब की वजह से लोग ऑलरेडी तिलक साहब से भी जुड़े हुए थे। तिलक साहब की होम रूल मूवमेंट भी, होम रूल लीग भी बहुत पॉपुलर हो रही थी, और एनी बेसेंट की होम रूल लीग भी बहुत पॉपुलर हो रही थी। आइडियाज फैलने शुरू हो गए और आइडियाज वही ऑब्जेक्टिव्स को फैलाने के लिए आगे बढ़ते गए, और होम रूल मूवमेंट में बड़े फेमस नाम, बड़े फेमस लीडर्स आके जुड़ने लगे। ऐसे एक लीडर 1917 में जो जुड़ते हैं, ये एक भवानीपुर प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी बंगाल में। इन दिनों में, आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉर ईयर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दिनों में बंगाल और पंजाब में ब्रिटिश रिप्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चल रहा था। बंगाल और पंजाब में बहुत बुरी तरह से पब्लिक सेंटिमेंट को कुचला जा रहा था। इसीलिए यहां के जो लीडर्स थे उनको भी ब्रिटिश ने बुरी तरह से कह सकते हैं कैप्साइज करके रखा हुआ था। तो बंगाल से एक नए लीडर का आगमन होता है। भवानीपुर प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जो मैं कह रहा हूं वो है चितरंजन दास। वो बाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों जाके इसमें शामिल होते हैं होम रूल मूवमेंट में, और हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये लोग स्वराजिस्ट एक मूवमेंट भी खड़ी करते हैं। वो बाद की बातें हैं, अभी बाद में पढ़ना है। 1917 में, अच्छा उससे पहले ये देखते हैं कि ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था होम रूल मूवमेंट के लिए। ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था? अब आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि होम रूल मूवमेंट चल पड़ी है, 2 लीग्स बन गई हैं, और पैसिव रेजिस्टेंस के थ्रू होम रूल लीग्स ने अंग्रेजों के खिलाफ एजिटेशन खड़ा करना शुरू कर दिया है। और एजिटेशन खड़ा करने के लिए एजुकेशन को आधार बनाया जा रहा है। कौन सी एजुकेशन को? पॉलिटिकल एजुकेशन को। दिमाग में बिठा लो ये। और वो पॉलिटिकल एजुकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए अखबार चलाए जा रहे हैं, और जगह जगह पे रीडिंग रूम्स बनाए जा रहे हैं, लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं, और बहुत से इंतजाम किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जब प्रोटेस्ट खड़ा हो रहा है, नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट खड़ा हो रहा है, तो ब्रिटिश चुप तो बैठेंगे नहीं। ब्रिटिश ने भी इसके खिलाफ काम शुरू कर दिया। यहां साइड में लिख देता हूं ब्रिटिश रिस्पॉन्स। ब्रिटिश रिस्पॉन्स में बड़ी बातें क्या आ जाती हैं? पहला, रिप्रेशन थ्रू डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे डिफेंस एक्ट भी कहते हैं, 1950। ये डिफेंस एक्ट के थ्रू कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती थी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ वॉर ईयर्स के दौरान। तो इसी के अंडर एनी बेसेंट को अरेस्ट भी किया गया, और इसके बिना स्टूडेंट एंट्री इनटू होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग्स वॉज बैंड। अगर स्टूडेंट्स जाएंगे तो बाद में उनका करियर खत्म, बाद में वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स को भी
रोका गया इसमें एंटर करने से। बीजी तिलक was not allowed to visit Punjab and Delhi। बाल गंगाधर तिलक दिल्ली और पंजाब में नहीं जा सकते थे, और इनके साथ साथ प्रेस के ऊपर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। इस प्रकार से अंग्रेजों ने होम रूल मूवमेंट को रिप्रेस करने की कोशिश की। 1917 में 1917 में मिसेस एनी बेसेंट को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन डिफेंस एक्ट 1915 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह गिरफ्तारी ने दूर दूर तक अलार्म बेल्स भेजी। उस समय जवाहरलाल नेहरू भी आके होम रूल लीग को ज्वाइन करते हैं। यहां तक इसका इंपैक्ट गया कि उनके रिलीज के लिए बाद में हु हैड टू इंटरफियर? यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। छोड़ तो उन्हें दिया गया, लेकिन ब्रिटिश वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। लेकिन 1917 के बाद हम देखते हैं कि इसमें होम रूल मूवमेंट में डिक्लाइन आना भी शुरू हो जाता है। वो डिक्लाइन के मेन कारण क्या रहते हैं? देखिए, सेल्फ रूल मांगा जा रहा था, और उस समय एक रिपोर्ट आती है जिसे हम कहते हैं मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट। इसी के ऊपर बेस्ड बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अब इस रिपोर्ट में द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मॉन्टेग साहब एंड वाइस रॉय चेम्सफोर्ड साहब, ये उनके नाम को मिक्स करके ही बनाया गया है मॉन्टफोर्ड। ये हमने अभी आगे पढ़ना है जाके, मतलब अगले लेक्चर में। तो इसमें ये बता दिया गया कि हाँ जी, प्रोग्रेसिव स्टेप्स विल बी टेकन टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रूल इन इंडिया। अब रिपोर्ट की इतनी बात से मिसेस एनी बेसेंट सेटिस्फाइड फील करती हैं, और उनके साथ साथ बहुत सारे मॉडरेट्स एंड लिबरल्स भी सेटिस्फाइड फील करते हैं, जबकि बाल गंगाधर तिलक सिर्फ इतने कहने से सेटिस्फाइड नहीं है। इसके बाद एनी बेसेंट की होम रूल लीग धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लीडरशिप प्रदान करना ही बंद कर देती है। लेकिन पीछे तिलक साहब की होम रूल लीग अभी बची हुई है, बट तिलक साहब को भी जल्दी ही भारत छोड़ के जाना पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि एक किताब लिखी जाती है द इंडियन अनरेस्ट, द इंडियन अनरेस्ट, जिसको लिखने वाले हैं वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल साहब अपनी किताब में बीजी तिलक को क्या बता देते हैं? बीजी तिलक को क्या बता देते हैं? that he is father of the Indian unrest। अब इंडियन अनरेस्ट जो है एक रिस्पेक्टेबल टर्म नहीं है, तो तिलक साहब वैलेंटाइन चिरोल के ऊपर मानहानि का केस कर देते हैं, बट ये केस लंदन में होता है, और तिलक साहब को ये केस लड़ने के लिए लंदन जाना पड़ता है, और उनकी जो होम रूल मूवमेंट है, होम रूल लीग है, वो लीडरलेस हो जाती है। इसके बिना बड़ा कारण इसके डिक्लाइन का होता है, वो है महात्मा गांधी जी का आना, और महात्मा गांधी जी का ऐसे ऐसे सत्याग्रही मेथड्स दे देना अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के लिए। सिंपल हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बुद्ध धर्म से, मुस्लिम इस्लाम धर्म से लिए गए, कि वो अब लोग उनके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, और होम रूल मूवमेंट धीरे धीरे डिक्लाइन पे चली जाती है। तो मेन कारण आप कह सकते हैं कि एनी बेसेंट का मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के साथ अग्री करना, और उस वजह से बहुत सारे लिबरल्स और बहुत सारे मॉडरेट्स का इस मूवमेंट से निकल जाना, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी खुद निकल जाते हैं, वो इंडियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जाके। और उसके बाद बीजी तिलक साहब का लंदन जाना, और उसके बाद गांधी जी का आना, ये कुछ मेन कारण रहे ब्रिटिश रिप्रेशन के साथ साथ कि ये मूवमेंट डिक्लाइन होना शुरू हो गई। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट या ऑल इंडिया होम रूल लीग की प्रेसिडेंटशिप महात्मा गांधी को दी गई, और 1921 में ये होम रूल लीग कांग्रेस में सम्मिलित हो गई। मैं इसको सम अप भी कर देता हूं।
डिक्लाइन अगर मैं लिखूं तो डिक्लाइन का एक मेन कारण हो गया मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट एंड मिसेस बेसेंट्स satisfaction with it, especially with that statement that progressive steps will be taken for the establishment of self-rule, or moderates and liberals also left the movement because of this. फिर the case of Indian unrest, the book in which Chirol called Tilak as the father of the Indian unrest, and Tilak Sahab left for London. Tilak Sahab left for London, and Tilak went to London to contest the case, leaving the movement लीडरलेस. अब देखिए लीडरलेस हो गई दोनों. एनी परसेंट ने तो सस्पेंड ही कर दिया काइंड ऑफ, वो तो एग्री कर गई. मॉडरेट लिबरल भी सस्पेंड ही कर गए अपनी एक्टिविटीज. तिलक साहब लगे हुए, उनको लंदन जाना पड़ा और उनकी मूवमेंट लीडरलेस हो गई. इसके साथ साथ अगला कारण लिख लीजिए, ब्रिटिश रिप्रेशन. अगला कारण हो जाएगा रिप्रेशन का. तो इस तरह से होम रूल मूवमेंट रेडिकलाइज शुरू हो जाता है. पर फिर भी होम रूल मूवमेंट भारत को, भारतीयों को बहुत कुछ दे जाती है. जैसे कि क्या कुछ दे जाती है? कंट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें, कंट्रीब्यूशन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है पुटिंग इम्पैक्ट अपॉन मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट, पुटिंग इन्फ्लुएंस अपॉन मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट. दूसरा, गिविंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट टू इंडियंस वंस अगेन, और consolidating the nationalist sentiment. फिर गिविंग न्यू एनर्जी टू कांग्रेस at its bad times, providing good raw material for the future movements. ये सारी इसकी contributions हैं, लिख लेते हैं. पहला contribution हो गया influencing Montfort report. फिर consolidating nationalist struggle, again giving new energy to Congress, again providing educated base of people for
फ्यूचर मूवमेंट्स। इसके साथ साथ प्रोवाइडिंग न्यू लीडर्स लाइक कितने ही लाइक बीपी वाडिया, जोसेफ बाप्तिस्ता, जॉर्ज अरुंदेल, इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर, जवाहरलाल नेहरू, खालिक उज ज़मान एंड मैनी मोर, और बहुत सारे। इनमें जो मैंने सबसे ऊपर लिखे बीपी वाडिया साहब, बहमान कस्टोन जी वाडिया, बीपी वाडिया साहब, जो वाडिया ग्रुप बहुत बड़ा एक बिजनेस ग्रुप चलता है भारत में, वो यहीं से आता है। वाडिया साहब, बाप्तिस्ता साहब, जॉर्ज अरुंदेल आपने रुक्मिणी देवी अरुंदेल का नाम सुना होगा, उनके हस्बैंड थे। और ये लोग बहुत क्लोज थे मिसेज एनी बेसेंट के। जोसेफ बाप्तिस्ता तो बहुत क्लोज थे दोनों के ही, तिलक साहब के भी और एनी बेसेंट के भी। जोसेफ बाप्तिस्ता ने ही ये स्लोगन डिजाइन किया था पहली बार, दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट, लेकिन इसको पॉपुलर किया तिलक साहब ने। तिलक साहब और बाप्तिस्ता फ्रेंड्स थे। तिलक साहब ने इसको पॉपुलर किया नए रूप में कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और इनके साथ से ही गणपति फेस्टिवल को पब्लिक एड्रेसेस के लिए यूज किया तिलक साहब ने। और ये बीपी वाडिया और जॉर्ज अरुंदेल वर वेरी क्लोज टू एनी बेसेंट, और इनके एफर्ट से, जो पहली लाइन में लिखे हुए बीपी वाडिया, जोसेफ बाप्तिस्ता, इनके एफर्ट से ही ट्रेड यूनियन कांग्रेसेस भारत में बनना शुरू हुई और फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, जो कि हमने आने वाले अगले लेक्चर में उसके बारे में पढ़ना है। इंदुलाल याग्निक और शंकरलाल बैंकर गुजरात से आते हैं। इंदुलाल याग्निक और शंकरलाल बैंकर दोनों आगे चल के गांधी जी के बहुत जबरदस्त सपोर्ट बनते हैं और नवजीवन जैसे और यंग इंडिया जैसे अखबारों को सक्सेसफुल करने में, लोगों तक पहुंचाने में, एस्टेब्लिश करने में बहुत हेल्प करते हैं महात्मा गांधी जी की। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से एक नई ऊर्जा लेके एक नई लीडरशिप का उत्थान देते हैं। और खालिक उज ज़मान साहब, जो कि बाद में पाकिस्तान मूवमेंट के बड़े लीडर बन गए, और खालिक उज ज़मान लखनऊ से एक नई लीडरशिप प्रदान करते हैं। तो आने वाले दिनों में, और ऐसे कितने सारे और लीडर्स, आने वाले दिनों में ये सारे भारत की फ्रीडम स्ट्रगल को संभालते हैं। और इनके साथ ही इनके कैडर्स, इनके सपोर्टर्स, जो कि लाखों की तादाद में थे, वो भी फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़ते हैं। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की प्रेसिडेंटशिप किसको दी जाती है? महात्मा गांधी को। और 1921 में लीग was disbanded and it merged with कांग्रेस। ये हम देखेंगे किस प्रकार से स्वराज्य पार्टी बनके ये कांग्रेस के अंदर सम्मिलित हो जाती है और इसके बहुत सारे कैडर उस पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही
अंदर ही उस पार्टी को फॉर्म करते हैं जिसका नाम मैंने लिया स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी बन के नहीं, सम्मिलित होने के बाद स्वराज्य पार्टी वहां पे बनाते हैं, जो कि इलेक्शंस के इश्यूज के ऊपर एक डिस्कशन शुरू होती है, एक डिस्कोर्स शुरू होता है, और उसके बाद हम आगे अगले लेक्चर में देखेंगे कि वो किस प्रकार से पॉलिटिकल एजिटेशन को एक नया रूप देती है। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई किसी प्रकार का डाउट है, आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं। इसको बार बार सुनिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बार बार सुनिएगा, भूल सकते हैं, भूलना नहीं है, एंड इट विल एस्टैब्लिश द लिंक्स बिटवीन द प्रीवियस एरा एंड द गांधीयन एरा। मैं देख लेता हूँ अगर कोई डाउट्स है। Any doubts? Mr. S. Pandurangan has written there that his son has attempted once and second attempt is in decay. Sir, why do you think that second attempt is decay? Don't feel so. Second attempt, if you're talking about this attempt, this is yet far. Time is left. You can always practice. He can study well. And I have shared my number on this page. If he wants to talk, I'm ready to help him. मुझे कॉल करे, I will tell him how to prepare in the remaining period now. So ऐसा नहीं सोचें आप कि डिके हो गया है. As far as I am judging from your name, you are from Maharashtra. So I know situation there is really bad as far as this COVID is concerned, but it will not remain bad forever. We all pray to Sai. And please don't let him waste his time. If still he tries, he can take this test second attempt. क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले उसने बच्चे ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, और जो बहुत कुछ पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ाया यहाँ पे, that serves as a base for the next struggle. अगली स्ट्रगल के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड बेस बन जाता है. तो प्लीज डोंट फील सो एंड फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम. नंबर भी नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 8427009141. पेज पे दिया भी हुआ है. सो एनीबडी, एनी अदर डाउट्स? Okay, then if there are no doubts, then before that I write down my number here. इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, इनबॉक्स में पूछ सकते हैं. कोई भी डाउट है रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, प्लीज फील फ्री टू कॉल. Thank you very much. We'll meet tomorrow with India-China relations, and tomorrow they'll be finished. Finished, I mean, in our topic, relations would be finished. I don't mean to say that relations would be finished. Relations तो अभी चल रहे हैं. बाकी आत्मनिर्भर भारत को आप फॉलो करते रहिए. 4 बजे डेली फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं. काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बजट हुआ है ये. आप इसको अच्छे से फॉलो करें. यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इंडियन इकोनॉमी, and you would be able to understand how this economic war is fought. कैसे लड़ा जाता है इस इकोनॉमिक वॉर को. ठीक है, संकट आया है हमारी इकोनॉमी पे, लेकिन सब निकलने की कोशिश कर रहे हैं. पूरा देश अपनी अपनी जगह पे निकलने की कोशिश कर रहा है. मैं अपनी जगह पे निकलने की कोशिश कर रहा हूं इस संकट से. लेकिन एक बात हमें पता है कि अभी आगे अंधेरा नजर आ रहा है कि पता नहीं कब तक संकट रहेगा, लेकिन लड़ना तो फिर भी होगा.
बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। लेट्स ट्राई, लेट्स कीप फाइटिंग। एक एक बंदा जब इस संकट से निकलने की कोशिश करेगा तो देश अपने आप निकलेगा, और सरकार उसकी सपोर्ट में खड़ी है। सरकार का मतलब सरकार पूरे देश की ही रिप्रेजेंटेटिव होती है, मतलब पूरा देश एक दूसरे की सपोर्ट में खड़ा है। तो उसको फॉलो करते रहें। और कोविड-19 पे, सॉरी वो पंडित जी ने कहा था 2019 कहना है, 19 नहीं कहना है अकेला। तो आई विल ट्राई टू कॉल इट कोविड 2019 एंड ट्राई टू किल इट विद दिस ओनली। तो नजर बनाए रखें क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या तैयारियां भारत ने कर ली हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नाउ इंडिया विल टोटली डी ग्लोबलाइज। जो हो गया था वो प्रोडक्ट्स आने बंद हो जाएंगे, ये जो आप लोग यूज करते थे फॉरेन के परफ्यूम्स एंड ऑल, वो बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में हमारी डिमांड चाइना के काम आती थी शायद, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहां पे बहुत ज्यादा होती थी और हम आराम से बैठे रहते थे, कोई नहीं मास्क चाहिए पहुंच ही जाएगा, चाइना बना के भेज देगा। उस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की बहुत जरूरत है और हमने होना शुरू कर दिया है। होप फॉर द बेस्ट, hope for the best, and soon India will come out of the situation, and soon once again life would return to normalcy, and everything will be very good. This is what we are praying for and hoping for. Thank you very much. See you tomorrow. कल की क्लास 12:30 रहेगी। अगर कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको आपके ग्रुप्स में इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग। दिस इज द टाइम यू हैव टू कवर ऑल दी गैप्स वॉट एवर वर लेफ्ट। हो जाता है बच्चों से कई बार कोई गैप्स रह जाते हैं, नहीं पढ़ा जाता, तो अलग अलग कारण रहते हैं। अब आपके पास टाइम है, अब आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिए और उन गैप्स को कवर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।